गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग, जैसे कल मैंने बताया था, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? लास्ट लेक्चर में जो मेरा आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, उसमें किसी को कहीं भी कोई परेशानी है बेटा बतलाइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन बेटा बोल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहाँ डाउट है बेटा बताओ, क्या डाउट है? थ्योरी में डाउट है या क्वेश्चन की कुछ डाउट है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सर हमें कैसे निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल? देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दो कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड हो रहा है, अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड हो रहा है तो हम इस लाइन के स्लोप से हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। क्लियर? तो हमें इंटरसेप्ट मिल जाएगा, सपोज दैट A0 एंड 0B, देन इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ A इंटू B। अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड है तो, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंड नहीं हुआ, सपोज दैट ये 3 वर्टेक्स है, यहाँ से एरिया सपोज दैट इस तरह का हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प ले लो तो आपको बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज इसमें एप्लीकेशन डेरिवेटिव से जाने की कोशिश ना करो। क्लियर ना? अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप है तो AOD से चले जाओ, नहीं तो अदरवाइज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एंट्री कर जाओ। क्लियर? बेटा कर्व का एरिया जब होगा तो आप इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे ना आपको, तो एरिया ऑफ द कर्व निकालना आपको बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर कर्व की एरिया निकालना है, सपोज दैट यहाँ पे अगर कर्व की एरिया, मान लो इस तरह कोई कर्व हो जाए, अब इसमें कंडीशन देगा बाउंडेड बाय इट्स टेंजेंट, इस तरह का हम पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? डिपेंड है। देखो एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी निकलता है, एरिया इंटीग्रेशन में भी निकलता है, करेक्ट ना? तो क्वेश्चन कैसा है, किस कॉन्सेप्ट का, उस पर डिपेंड करता है किस थ्योरी को लेके आगे बढ़ना है। क्लियर ना? अगर और एरिया बाउंडेड बाय कर्व है तो इंटीग्रेशन ले लेंगे, एरिया बाय इट्स टेंजेंट है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ले लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड है। पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए दो कर्व के बीच का डिस्टेंस तो उनके टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस हुआ। अगर दो कर्व के बीच के डिस्टेंस पूछा जा रहा है, उनके दोनों के टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लीजिए।
मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है अपना एक्स और वाई। देखिए ये कर्व कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ एक्स एक्सिस पे दो वैल्यू ले रहे हैं, एक ले रहे हैं x1, दूसरी ले रहे हैं आप x2। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y एक्सिस पे हो जाएगी f ऑफ x1 और तो इनकी दूसरी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग समझ रहे, ये दो करेक्ट बेटा। ये x1 है और ये आपका x2 है। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ x1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू f ऑफ x2। अब आप एक बात बताइए, इसमें कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है? अगर हम बोला जाए इफ x1 इज लेस x2, अगर आपसे बोला जाए x1 इज लेस, जैसे फिगर में दिख भी रहा है x1 इज लेस देन x2, इट मींस f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2 ना। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? If x1 is less x2, then f of x1 is also less than x2, then the function is increasing. Then the function is increasing. क्या समझोगे? x1 less x2 and f of x1 is less f of x2, then function is said to be increasing. क्या लिख सकते बेटा यहाँ तक डिफिनेशन? A function f is said to be an increasing function in open interval AB if x1 less x2 implies that f of x1 less f of x2. Clear? ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। फंक्शन f is said to be, a function f is said to be an increasing if x1 less x2, it implies that f of x1 less than f of x2। यानी कौन सा बेटा कांस्टेंट? वो आगे हम थोड़ा वेट करो ना, कांस्टेंट पे भी आते हैं, धीरे धीरे वेट करो। इट मींस अगर x1 की वैल्यू स्मॉलर है x2, देन f of x1 इज आल्सो स्मॉलर देन f of x2। तो ये तो मेरा फंक्शन की डेफिनेशन होगी। फंक्शन को पहचानने के कैसे, हमें अगर चेक करने को दिया जाए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ऑलमोस्ट आप ग्राफ तो हर एक का नहीं बना सकते हो। जब हम ईच एंड एवरी फंक्शन की ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो ये ईच एंड एवरी फंक्शन में ये मेथड तो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन के हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो उनको in other words, if dy upon dx is greater equal than 0, if dy upon dx is greater equal than 0, then function is increasing. Clear beta? In other words, if dy upon dx is greater equal than 0, the function is increasing. ये ग्राफ का मेथड मैंने समझा दिया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। इफ x1 x2 लेस देन इंप्लाइज दैट f of x1 इज लेस देन f of x2, तो ये फंक्शन मेरा इंक्रीज, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन के ग्राफ बना नहीं सकते हैं। तो इन अदर वर्ड डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स इफ dy upon dx is greater than 0 and equals to 0, then the function is increasing। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। नहीं ना?
अगर किसी को भी कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो। अब चलते हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन पे। डिक्रीजिंग फंक्शन पहले ग्राफ से समझाते हैं। ये एक्स एक्सिस, अब एक ग्राफ है कोई इस तरह, सपोज को बेटा ये डिक्रीजिंग, इस पे अब हमने दो वैल्यू लिया, ये आपका x1, ये है x2, तो ये बेटा f ऑफ x1, ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2। तो बेटा इनके फिगर से क्या क्लियर हो रहा है, x1 लेस x2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 ना, ये पहचानने का तरीका डिक्रीजिंग का। x1 लेस x2, ये वैल्यू है x1, द corresponding वैल्यू है f of x1, ये है आपका x2, corresponding वैल्यू f of x2। if x1 is less x2 then f of x1 is greater than f of x2, ध्यान रखिएगा इस पे। उसमें क्या आता है x1 less x2 then f of x1 is also less f of x2, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आ गया था। यहाँ अगर आप x1 less x2 पकड़ रहे हो, f of x1 is greater than f of x2 हो रहा है, फंक्शन आपका क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। तो बेटा यहाँ क्या डेफिनेशन देंगे कि फंक्शन a function f is said to be a decreasing function is said to be decreasing function in AB if x1 less x2 implies that f of x1 greater f of x2। समझिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को ना, if x1 less x2 implies that f of x1 is greater than f of x2। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, या इन अदर वर्ड्स if dy upon dx is less than equal than 0 then function is decreasing। समझ गए बेटा, if dy upon dx is less than 0 then function is decreasing, if dy upon dx is greater than 0 then function is increasing। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट कन्वर्ट। अब ये फर्दर इंक्रीजिंग फंक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन के टू टाइप्स के होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में टाइप्स है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओनली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी टू टाइप्स है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड ओनली डिक्रीजिंग, उस बारे में भी हम लोग जरा डिस्कस कर ले। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है dy upon dx is greater than 0 और equals to 0 function is increasing, dy upon dx is less than equal than 0 then function is decreasing। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के टू टाइप्स आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग के भी टू टाइप्स आएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड ओनली डिक्रीजिंग। अब उनके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस कर ले। टाइप्स ऑफ
increasing function. Number first, strictly increasing function. Strictly increasing function. Clear? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं. फर्स्ट है, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता क्या है. इफ dy upon dx is greater than 0, इक्वलिटी नहीं, if dy upon dx is greater than 0, then function is strictly increasing. Correct? If dy upon dx is greater than 0, then function is strictly increasing. इनका ग्राफ बेटा इस तरह होता है, ये जो चला जाए ये आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आपका ग्राफ अगर ये जा रहा है, ये सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हैं. और सेकेंड जो इनका है वो है ओनली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग. क्लियर? अब देखिए नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, इफ dy upon dx is greater equal than 0, then the function is नॉन डिक्रीजिंग, या हम लोग इसको इंक्रीजिंग सिंपल ही नाम से, सिंपल इंक्रीजिंग के नाम से जानते हैं. इन सिंपल इट इज इंक्रीजिंग. समझ गए ना? इफ dy upon dx is greater than 0, then the function is non decreasing, या सिंपली इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं. अब बेटा इनका जो ग्राफ होता है इस तरह का होता है, ये देखिए कभी अप कभी डाउन कभी अप, यानी कि अप भी जा रहा डाउन भी अप भी, ये क्या हो रहा है. और सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग की हम लोग बात करते हैं. क्लियर ना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपका ग्राफ कंप्लीटली इंक्रीज करते रहता है, किसी भी पॉइंट पे वो जीरो, यानी किसी भी पॉइंट पे उस कर्व में यूनिक टेंजेंट फॉर्म नहीं हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ में यूनिक टेंजेंट फॉर्म नहीं होता है. जबकि नॉन डिक्रीजिंग में आपका टेंजेंट फॉर्म हो सकता है, इस पॉइंट पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी. तो इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की फॉर्मेशन नहीं होगी. इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट नो पॉइंट टेंजेंट विल बी फॉर्म, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट फॉर्म नहीं होगा. बट इन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन टेंजेंट में भी फॉर्म, किसी भी पॉइंट पे आपका टेंजेंट फॉर्म हो सकता है. यही दो आपका कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखिएगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग dy upon dx greater than 0, ओनली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग जिसे हम लोग बोलते हैं if dy upon dx is greater equal than 0. क्लियर? अब आते हैं टाइप ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन पे. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा बतलाइए. टाइप्स ऑफ डिक्रीजिंग. हाँ, कांस्टेंट नॉन डिक्रीजिंग. किस कांस्टेंट की तुम बात करो हमें समझ में नहीं आ रहा. तुम किस तरह की कांस्टेंट की बात कर रहे हो बेटा? कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हो? कांस्टेंट फंक्शन की बात, हाँ सो बोलो कांस्टेंट फंक्शन की बात. टाइप्स ऑफ डिक्रीजिंग. नंबर फर्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. जस्ट सेम है. इफ dy upon dx less than 0, then function is strictly decreasing.
समझिए बेटा, ये है आपका स्टिक डिक्रीजिंग। अगर इनका कर्व देखो, हरा डिक्रीजिंग में, या इस तरह भी हम लोग देख सकते हैं, क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। इसका सेकेंड पॉइंट है नॉन इंक्रीजिंग। If dy upon dx is less than equal than 0, then the function is non increasing, यानी इसे हम लोग ओनली डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। तो बेटा आपको रिमेम्बर केवल यही 4 पॉइंट रखना है। नंबर फर्स्ट, dy upon dx greater than 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर dy upon dx greater equal than 0, it is only increasing, या इसे हम लोग नॉन डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, dy upon dx लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या इसको हम लोग पॉइंट नंबर फोर्थ, dy upon dx लेस देन इक्वल देन 0, ये हो जाएगा नॉन इंक्रीजिंग, या इसे हम लोग ओनली डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन में केवल यही 4 कॉन्सेप्ट यूज करना है, बाकी थ्योरी है, समझ के रखिए। अच्छी बात, करना क्या है एग्जामिनेशन में, बस आप इसी पॉइंट को ध्यान रखना है। dy upon dx greater than 0, strictly increasing, dy upon dx greater equal than 0, only increasing या non decreasing, dy upon dx less than 0, strictly decreasing, या dy upon dx less than equal than 0, non decreasing। क्लियर? अगर इस पॉइंट के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए, क्लियर किया जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। The function x4 minus 4x is decreasing in the interval. The function x raised to 4 minus 4x is decreasing in the interval. Solve कीजिए। क्या करना है, dy upon dx निकालना है बेटा ना। dy upon dx निकालिए, यानी f of x आपका गिवन है x रेज टू 4 माइनस 4 है, f डैश x हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ऑफ 4, यही ना। अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, 4x क्यूब माइनस 4 लेस देन इक्वल देन 0, यही ना। मतलब x क्यूब माइनस 1 लेस देन इक्वल देन 0, यानी माइनस इन्फिनाइट से 1। अगर हम ओपन इंटरवल निकाल ले कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और माइनस इन्फिनाइट से 1 अगर क्लोज इंटरवल निकाल ले ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। बस पकड़ लीजिए आपको क्या करना है।
क्लियर? किसी को डाउट है तो बेटा पूछिए। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है पूछ सकते हो। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है तो बतलाइए। देखियो बेटा, ऑप्शन से पहचान लेंगे। एक बार स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो क्वेश्चन में लिखा होगा। क्लियर ना? अगर देखो स्ट्रिक्टली हम लोग एक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज करते हैं, जनरली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ही चलता है। जनरली आपका हाँ, ये आपका ओपन इंटरवल में होगा। स्ट्रिक्टली आपका हमेशा ओपन इंटरवल में होता है, और ये क्लोज इंटरवल, क्योंकि वैल्यू इंक्लूडेड है ना। जहां आपने इक्विलिटी लगाया वैल्यू इंक्लूडेड हो गया। और इंट्रेंस एग्जामिनेशन बेटा बहुत होता है, कभी कभी पूछता है स्ट्रिक्टली इंटरवल लग देता है क्लोज। तो आप इन सब से कंफ्यूज मत होइए। बस एक 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 इंटरवल एक डिफाइंड किया गया, उसमें आप अपने आप को ध्यान रखिएगा। क्लियर? समझ गए ना? हम ऑप्शन से भी पहचान सकते हैं, क्वेश्चन से भी पहचान सकते हैं। जैसे अब मान लो इसी क्वेश्चन का देखो, हम जैसे इसका हम ऑप्शन रखे आपसे, अगर हम ऑप्शन आपसे रख दिए, ऑप्शन रखे -1 to 1, ये क्लोज। बी -∞ to 1, ये बेटा क्लोज। ऑप्शन सी 1 से लेकर इन्फिनाइट, और डी आपको हम दे दिए नन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? -∞ to 1 क्लोज इंटरवल है, कोई डॉट नहीं। क्लियर ना बेटा? अब लेकिन कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है बदमाशी, जो क्लोज के बदले वो क्या कर लेता है, कभी कभी ऑप्शन में ये ओपन कर लेता है। कभी कभी ये ओपन कर देगा आपको -∞ से 1। आपका अगर हम इसे डिक्रीजिंग पकड़ रहे हैं तो -∞ to 1 क्लोज इंटरवल आना चाहिए, यानी ऑप्शन ओपन स्ट्रिक्टली का दिया हुआ है, हम फिर भी करेक्ट है। और दूसरा ये रीजन है, अगर क्लोज में तो ओपन आता ही आता है ना। अगर किसी का क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल की वैल्यू तो आनी ही आनी है, इसलिए इन सभी चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर ना? हाँ, अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लोज में भी ओपन में भी, तब आप सोचिएगा। क्लियर? और किसी को कोई डाउट इसके रिकॉर्डिंग तो बोलिए बेटा। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एप्लीकेशन में डाल, अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच इंटरवल f of x -2x³ -2x³ है, -9x² -12x+1 is decreasing. Option A -2 to infinite, -2 to -1, सॉल्व कीजिए।
dy अपॉन dx निकाल के बेटा लेस देन 0 कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा आपका। डी करेक्ट है बेटा, डी इज राइट। एफ डैश आ जाएगा माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x माइनस 12। अब फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल देन 0 माइनस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 लेस देन इक्वल देन 0। अब बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल देन 0, माइनस कॉमन कर लिए, इट मीन्स ये यहाँ हो जाएगा -1 टू इन्फिनाइट यूनियन माइनस इन्फिनाइट टू -2, ये इंक्रीजिंग का। और इसका ये भी ऑप्शन हम लोग चला सकते हैं स्ट्रिक्टली के लिए। आपको जो ऑप्शन मिले आप उसको टिक कर, ऐसा नहीं ये ना मिले आप क्वेश्चन गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस इंटरवल में ये तो बिलोंग्स करेगा ही करेगा ना, इसलिए वैसा कर सकते हैं। बी ऑप्शन में बेटा एक ही -2 to 1 दिया हुआ, वो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा बेटा। आप देखिए ना ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0, देखिए इसको फैक्टराइज कीजिए, देखिए इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इंटू 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये -1 माइनस के पॉइंट आए बेटा, यहाँ आ गया -1 और -2, हम लोग कैसे निकालते थे, रिकर्व मेथड, 2 से ग्रेटर लेते थे, -2 से ग्रेटर -3, तो -3 प्लस 2 1, दो नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनाइट टू -1 यूनियन माइनस, बेबी का मेथड बट मिली, ये -2 -1 पे 0 होगा, क्लियर, वो उसका क्रिटिकल पॉइंट आया। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। The function f of x is equal to cos x minus 2px is decreasing, then option A p less half, B p greater half, option C p less 2, option D बताइए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 कीजिए। देखिए सॉल्यूशन निकालिए, आया आंसर बेटा, ऑप्शन ए, देखिए f ऑफ x दिया हुआ है cos ऑफ x माइनस 2p ऑफ x, अब f डैश x क्या हो जाएगा बेटा, ये cos x का माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ 2p होगा,
और ये क्या होगा, डिक्रीजिंग लेस देन 0 मानते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इट मीन्स लिख सकते हैं sin x प्लस 2p ग्रेटर देन 0, यही ना। अब आप बताइए sin x की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है ना। sin x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक होती है, इससे ज्यादा तो sin x की वैल्यू नहीं होती है ना। इट मीन्स p क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन हाफ ना। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square minus 24x plus 5 is increasing ऑप्शन ए माइनस इन्फिनाइट से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनाइट, ऑप्शन बी -2 टू इन्फिनाइट, ऑप्शन सी -2 टू 4। सॉल्व कीजिए बेटा। इंक्रीजिंग है तो dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए बेटा, सी नहीं रखते बेटा, सी तो शायद उनका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा, f ऑफ x है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, f डैश x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, यही ना होगा, इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 0। क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 ना। इट मीन्स अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखा जाए बेटा, इसको बार बार उसमें गलती मत करो, ये क्रिटिकल पॉइंट है -2 से 4, 4 से ग्रेटर आप कोई वैल्यू लो 5 6 7 8, तो 5 ये सभी क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ये क्या मिल जाएगा, निगेटिव, या क्या मिल जाएगा आपका पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का इंटरवल कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनाइट से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। आप वो जो -2 और -4 है बेटा क्रिटिकल पॉइंट है, उसमें निगेटिव हो रहा है, अगर वो डिक्रीजिंग पूछता तो आपका आंसर होता डिक्रीजिंग। क्लियर, किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए।
fx is x cube minus 4x square plus 6. Find its interval in which it is increasing or decreasing. इंटरवल फाइंड किसमें इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, दोनों कर रहा है. बोथ सर. चेक कर लेते हैं. इनका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x. अगर इंक्रीजिंग पकड़े एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. 3x स्क्वायर माइनस 8x ग्रेटर देन 0. x कॉमन हो गया तो 3x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, यानी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8/3. यही ना, 8/3 2 पॉइंट समथिंग आ गया, उससे वैल्यू रखो, ये तो पॉजिटिव ही आएगा. -1 तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, और 1 रखे तो ये नेगेटिव आएगा. यानी इट मीन्स ये इंक्रीजिंग है -इनफिनाइट टू 0 यूनियन 8/2 टू इनफिनाइट, और डिक्रीजिंग आ जाएगा 0 से 8/3 के इंटरवल में ये डिक्रीजिंग आ जाएगा, और ये इंक्रीजिंग आ जाएगा. एक ही में दोनों चेक हो गया. समझ गया बेटा ना. किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the function sin x minus cos x is increasing in interval option A 3π/4 to 7π/4, option B 0 to 3π/4, option C π/4 से 3π/4, option D none. आया बेटा आंसर.
देखिए इनका आप डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑप्शन सी पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 एक का होता तो ये आपका कॉस्ट का ग्राफ है ना। और ये बात बताओ हमें, ये वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाय 4। ये आपका जीरो, कॉस्ट कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है? ये पूरा इंटरवल उनका इंक्रीजिंग का ही है ना बेटा। चलिए ग्राफ छोड़िए, अभी हम थ्योरेटिकल मेथड से ले चलते पहले। इनका डिफरेंशिएट फाइंड कीजिए। साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस ऑफ साइन एक्स। देखिए अब इनको हम लोग एफ डैश एक्स को √2 से मल्टीप्लाई करके 1/√2 ऐसा लिख सकते हो बेटा। तो √2 इंटू ये क्या हो जाएगा cos x cos पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाय 4। ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी √2 टाइम्स cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4। अब ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए cos किस किस इंटरवल में पॉजिटिव होता है खुद निकाल लीजिए। क्लियर? और किसी को कुछ करना है तो बोलिए। देखिए किस किस इंटरवल में cos आपका पॉजिटिव होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में होगा और फोर्थ में होगा। दैट इज योर। किसी को और कोई कंफ्यूजन है बेटा बताइए। आंसर ये भी आ सकता है, लेकिन इसमें पाई बाय 4 से क्यों लिया गया है? 0 से पाई बाय 4 में तो कॉस्ट इंक्रीज करता है ना, इसलिए इस ऑप्शन में सी। हाँ अगर ऑप्शन बी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता तब हम सी में चलते। क्लियर ना? ऑप्शन अगर बी हमारे पास नहीं प्रेजेंट हो तो हम सी में चलते। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन है बता। क्लियर? इन सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। एओडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा ग्राफ तो सिंपल है बेटा, ग्राफ में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ग्राफ तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा। दोनों ग्राफ साइमल्टेनियसली ले लीजिए। कॉस का ग्राफ देखिए ये पाई बाय 4 पे इंटरसेक्ट करता है, और एक आपका कब इंटरसेक्ट करता है पाई पर, इसी इंटरवल में देखिए आ जाएगा ना, आई इंक्रीजिंग का इंटरवल तो निकाल देंगे। चलिए और कोई कंफ्यूजन बेटा बतलाइए। इस चैप्टर को ढंग से अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बेहिचक पूछने की कोशिश कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।